A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain English question paper of MTS examination of 2017, and it is set 27 today. So let's get started. Question number one is: the introduction of a motion in the assembly is essentially internal matter of the legislature. According to the rule of English grammar, singular countable noun must be preceded by a, an, or any determiner. Here, there is no determiner, and therefore the given sentence is wrong. Answer would be B. There must be an here. An internal matter of the legislature. किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आप जब भी सेंटेंस में करें तो प्रॉपर डिटर्मिनर वहां अवश्य रखें। बिना प्रॉपर डिटर्मिनर के वह सेंटेंस गलत होता है और इसीलिए आंसर वन का बी होगा। क्वेश्चन नंबर टू डिफरेंट इश्यूज अपीयर टू बी कॉन्फ्लिक्ट हियर। अपीयर टू बी, आप क्या समझ रहे हैं इससे? यह है पैसिव वॉइस और इसके बाद लगा दिया गया V1। पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं V3 का और कॉन्फ्लिक्ट शब्द का मीनिंग होता है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन यानी आंसर हो जाएगा 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नो डिफिकल्टी एस रीचिंग द वेन्यू। वेन्यू मीन्स एड्रेस, वेन्यू मीन्स पता। डिफिकल्टी के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। आई हैव नो डिफिकल्टी इन रीचिंग द वेन्यू। डिफिकल्टी के साथ आप हमेशा इन लगाएं, प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। 3 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवर लोकेलिटी इज मेकिंग एन इफेक्टिव प्लान टू डिस्पोज दैश द गार्बेज। हमारी लोकेलिटी गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए, कचरे को, गार्बेज का सिनोनिम रबिश होता है, वेस्ट मैटर्स होता है। डिस्पोज करने के लिए एक प्रभावशाली योजना, इफेक्टिव प्लान बना रही है। डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, आंसर सी हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ मीन्स बेच देना भी होता है। डिस्पोज ऑफ मीन्स समाप्त करना भी होता है। मैटर्स को भी डिस्पोज किया जाता है। बोलचाल में लोग गलती से डिस्पोजल यूज करते हैं डिस्पोजेबल के जगह पर। दोनों में काफी डिफरेंस है, आप समझ लें। डिस्पोजल इज एन एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग एंड डिस्पोजेबल इज दैट कैन बी डिस्पोज्ड। जिसे हम डिस्पोज कर सकें वह डिस्पोजेबल होता है और जिस एक्ट को हम करते हैं वह डिस्पोजल होता है। हमने किसी चीज को डिस्पोज किया यानी वो डिस्पोजल हुआ। और ग्लास इत्यादि पीने के बाद फेंक देते हैं आप, वो डिस्पोजेबल है, उसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड आप सिनोनिम बताएं। स्पेल बाउंड के लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। डिसइंटरेस्टेड, एंथ्रॉल्ड, टर्न्ड ऑफ और नेग्लेक्टफुल। आप जल्दी से सिनोनिम कमेंट करें। इसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध हो जाना। एंथ्रॉल, फैसिनेट। और स्पेल बाउंड वर्ब का काम नहीं करता, स्पेल बाउंड एडजेक्टिव का काम करता है। तो डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा, एंथ्रॉल्ड होगा। टर्न ऑफ बंद कर देना, टर्न ऑन चालू कर देना। नेग्लेक्टफुल, फुल ऑफ नेग्लेक्ट। स्पेल बाउंड का सिनोनिम आप एंथ्रॉल्ड तो यहां देख ही रहे हैं, आप फैसिनेटेड भी याद कर लें। आई वॉज फैसिनेटेड, आई वॉज एंथ्रॉल्ड, आई वॉज स्पेल बाउंड। मैं मंत्र मुग्ध था। इट मीन्स आई हैड नथिंग टू रिएक्ट और हाउ टू रिएक्ट वॉज अनेबल टू स्प्रिंग इन टू माई माइंड। मैं नहीं समझ पा रहा था कि रिएक्ट कैसे करें। आई वॉज स्पेल बाउंड देयर, मैं वहां मंत्र मुग्ध था। फैसिनेटेड देयर, चार्म्ड देयर। तो 5 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है सिंथेटिक, आप इसका आंसर दें।
सिनोनिम बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में नेचुरल है, बी में रियल है, सी में प्लीजिंग है और डी में फेक है। सिंथेटिक मीन्स होता है कृत्रिम, इसका सिनोनिम होता है मैन मेड और आर्टिफिशियल। ना यहाँ मैन मेड दिख रहा है ना आर्टिफिशियल दिख रहा है। नेचुरल तो इसका एंटोनिम है। रियल भी इसका एंटोनिम होगा। प्लीजिंग जो आपको प्लीज करे। फेक नकली जाली। फेक मीन्स स्प्यूरियस। डुप्लीकेट। सिंथेटिक के लिए आप यहाँ फेक ही सेलेक्ट करेंगे, बाकी जो थ्री हैं इन्हें आप नहीं कर सकते सेलेक्ट। सिक्स का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वर्ड है टैबू। टैबू के लिए चार ऑप्शन है, कमेंट करें आप लोग। निषिद्ध चीज। टैबू मीन्स प्रतिबंध। परमिटेड, परमिट का V2 V3 है। अनएक्सेप्टेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अलाउ, अनुमति देना। और मेंशनेबल, उल्लेखनीय कहेंगे, जिसका उल्लेख किया जा सके। उल्लेखनीय। तो 7 का आंसर। अब तो यहां मजबूरी में ना बी देना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अनएक्सेप्टेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज नॉट फिट फॉर बीइंग एक्सेप्टेड। 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8, विथर, मुरझाना या सूख जाना। ग्रो, उपजना। आपको यहाँ एंटोनिम बताना है, ध्यान रखेंगे। डिक्लाइन, डिक्लाइन का तो हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। डिक्लाइन मीन्स अस्वीकार करना, और जब अस्वीकार करना के अर्थ में आप यूज करेंगे, इसका सिनोनिम रिफ्यूज हो जाएगा। डिक्लाइन नाउन के रूप में आएगा तो अर्थ पतन भी हो जाएगा, वर्ब के रूप में इसका अर्थ पतन होना भी होता है। डिक्लाइन गिरावट को भी व्यक्त करता है। कोलैप्स, ध्वस्त होना, बिल्डिंग इत्यादि के गिर जाने के लिए, पुल के गिर जाने के लिए, और एकाएक स्वास्थ्य खराब हो जाने के लिए कोलैप्स का यूज करते हैं। डिके मीन्स सड़ना, जितने फूड मटेरियल हैं उनके लिए जब वे खराब होते हैं, सड़ते हैं, डिके का यूज होता है, सड़ना या गलना। तो विथर का एंटोनिम देना है ग्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, स्टर्न का आप एंटोनिम बताएं। स्टर्न का आप एंटोनिम बताएंगे। स्टर्न मीन्स होता है सख्त, कड़ा। सिनोनिम में स्ट्रिक्ट होगा, हार्ड होगा। lenient मीन्स सॉफ्ट, कोमल, मृदु।
सीरियस गंभीर, और सीरियस का आप सभी सिनोनिम बता दें, पहले चर्चा हो चुकी है। सीरियस का आप लोग सिनोनिम कमेंट करें। बीटर कड़वा, क्रूल निर्दयी, इसका सिनोनिम अनकाइंड होता है, और मर्सीलेस होता है, कैलाउस होता है। स्टर्न का एंटोनिम देना है तो लेनियंट होगा। लेनियंट, लेनियंट जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सख्ती से सजा वगैरह नहीं देते। स्टर्न काफी सख्त होता है। 9 का आंसर ये होगा। और मैंने पूछा सीरियस का सिनोनिम बता दें, तो सीरियस का सिनोनिम ग्रेव होता है और ग्रीम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रैपिडली। रैपिडली का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। रैपिडली मीन्स होता है तेज गति से, तेज गति से। फास्ट है, हैस्टिली है, हैस्टिली जल्दी जल्दी। स्विफ्टली भी होता है तेजी से। स्लोली धीमे धीमे, मंद गति से। स्लोली का सिनोनिम ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली। तो रैपिडली का एंटोनिम देना है, इसलिए हम स्लोली देंगे या ग्रेजुअली देंगे। 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लीव हैंड टू माउथ। लीव हैंड टू माउथ एक इडियम है जिसका अर्थ होता है कमाना खाना। उतना ही कमाना जितना में आप भोजन कर सकें, परिवार को भोजन करा सकें, इसे हम कहते हैं लीव हैंड टू माउथ, कमाना खाना, यानी मुश्किल से परिवार चला पाना। Very secretly outspoken, to have just enough money to live on and nothing extra। तो 11 का आंसर सी होगा। irrelevant talk, बकवास बात, erroneous statement, erroneous talk। Question number 12, down the drain। he was down the drain, he was down the drain, वह बर्बाद हो गया। बर्बाद। डिफिकल्ट रोड, इमेजिनरी वर्ल्ड, वास्टेड और लॉस्ट। तो आंसर सी होगा। फ्राउन मीन्स होता है भौहें चढ़ाना, यानी गुस्सा दिखाना। गुस्सा होने के अर्थ में भी हम फ्राउन का यूज करते हैं। 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टी जनरल सेक्रेटरी स्ट्रेस्ड दैट फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 वर्षों तक, न्यूज ऑफ इंडिया डैश अब्रोड हैड बीन, अब यहां देख रहे हैं हैड बीन वर्ब, हैड बीन वन साइडेड, एक तरफा रहा था। तो न्यूज ऑफ इंडिया डैश अब्रोड, यहां क्या चाहिए? अगर हम वेंट को करेक्ट मानते हैं तो हमें यहां कोई कंजंक्शन लगाना होगा। वेंट अब्रोड एंड हैड बीन वन साइडेड, तो वहां हमें एक पर्टिकुलर कंजंक्शन का यूज करना होगा, वो हम कर नहीं सकते। केवल हमें इस पार्ट को इंप्रूव करना है, तो वेंट गलत है और हमें गोइंग लिखना होगा। न्यूज ऑफ इंडिया गोइंग अब्रोड, यहाँ एक जेरेंट चाहिए, क्योंकि जेरेंट भी कनेक्ट करने का काम करता है। द बॉयज प्लेइंग देयर आर माई स्टूडेंट्स, तो जब बाद में वर्ब लगा हुआ हो तब सब्जेक्ट के बाद हम जेरेंट का यूज करते हैं, और वही यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, India's goods and services tax regime is the end of its first full quarter since rollout this July। rollout का प्रयोग भी मिलता है। रोल आउट मीन्स होता है इंट्रोड्यूस, जब से उसे लाया गया, जब से उसे लॉन्च किया गया। तो रोल आउट का सिनोनिम लॉन्च होगा और इंट्रोड्यूस होगा। इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम इज नियर, नियर को ब्रैकेट में किया है, सुधारना है। इज बियरिंग, तो ये तो कोई मतलब नहीं रखेगा। टीयरिंग,
इज नियरिंग या इज नो इम्प्रूवमेंट, तो ठीक तो है। अगर हम नियर ही लिख देते हैं तो इसका अर्थ लगभग होगा और यह प्रपोजिशन का काम करेगा। देखिए यहाँ हम नियरिंग भी लिख सकते हैं और नियर भी करेक्ट है। नियर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, जो कि आप सुने हैं जानते होंगे कि नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो ये नियर एडजेक्टिव होता है। नियरर इसका कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट और नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। बट नियर मीन्स नजदीक होता है और ऐसी स्थिति में यह पोजीशन को व्यक्त करने वाला प्रपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर नियर प्रपोजिशन को व्यक्त कर रहा है और यह अपने आप में सही है, सुधार की जरूरत नहीं। अगर हम नियरिंग लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु सीज डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वन हु सीज पॉजिटिव पार्ट ऑफ समथिंग, गुड पार्ट ऑफ समथिंग, एंड इसी का अपोजिट है वन हु सीज डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक्टिविस्ट मीन्स होता है कार्यकर्ता, पैसिमिस्ट निराशावादी। आप सभी लोग पैसिमिस्ट का एंटोनिम कमेंट करें। इसके एंटोनिम को आप सभी कमेंट में लिख दें। एथेइस्ट, किसी खास उम्र के लोगों को न चाहने वाला। एलार्मिस्ट, भयाक्रांत करने वाला। तो डार्क साइड देखने वाला पैसिमिस्ट होता है और जो इसका ब्राइट साइड, गुड साइड, पॉजिटिव साइड देखता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन में पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक भी दिया जा सकता है। अंतर यही है कि पैसिमिस्ट जो है वो कॉमन नाउन है, पैसिमिस्टिक उसका एडजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्ट कॉमन नाउन है और ऑप्टिमिस्टिक उसका एडजेक्टिव है। यही सिर्फ अंतर है और सेम होता है। 15 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के स्टडी को क्या कहते हैं? एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ देता हूं, जवाब देंगे आप। स्टडी ऑफ साउंड वहां है और मैं कहूं स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। क्लासरूम में इसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं, तो बताएंगे स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ साउंड को हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। ये जितने सोनिक हैं, सोनिक, ये सभी ध्वनि को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, एक निश्चित सीमा से दूर की ध्वनि सुपरसोनिक होगी और बहुत आगे की ध्वनि जो होगी वो अल्ट्रासोनिक होगी। एक और शब्द है जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि का अध्ययन। तो मैंने जो प्रश्न किया आपसे स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, इसका आंसर होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, हेलीकॉप्टर चार तरीके से लिखा हुआ है, किसी एक का स्पेलिंग ही करेक्ट है और वही आपका आंसर होगा। आंसर सी होगा। कॉन्सेंट्रेट को चार तरीके से लिखा गया है और एक ही सही है। कमेंट करें आप। कॉन्सेंट्रेट एकाग्रचित होना। आंसर 18 का बी होगा। 19 अरेंजमेंट है, आप पढ़ें और अरेंज करें।
एग्रीकल्चर इज, मैं बार बार बताता हूं कि इज एम आर वॉज वर, ये वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी के बाद या तो पैसिव वॉइस में वाक्य होगा तो V3, एक्टिव में होगा तो V4, और वर्ब टू बी के बाद एडजेक्टिव, ये तीन चीजें ही हो सकती हैं। तो वर्ब 4 दिख नहीं रहा है, वर्ब 3 दिख नहीं रहा है, तो एग्रीकल्चर इज, हाँ नाउन भी एन एज ओल्ड, क्योंकि किसी नाउन को ये मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है, तो यहां तो यही होगा। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री, तो बहुत ही सिंपल है, आरपी क्यू आंसर होगा, और यह बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन across the world, easier and speedy made communication, ग्रामर से यहां गलत हुई है। easier and speedy दो अलग अलग डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जोड़ दिए गए हैं, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। whenever we use adjectives of different degrees together by the combination of and, all the adjectives must be in the same degree, so this one is grammatically incorrect, गलत है यह, सोलेसिज्म है यहाँ। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडियर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये होना चाहिए। RQP टी में है। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपके सामने। There was a time when people thought that it was thus necessary to educate girls. एक समय था जब लोगों की यह सोच थी, जब लोग यह सोचते थे कि एजुकेट, लड़कियों को करना, लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक नहीं है। एक समय लोग ऐसा सोचा करते थे, तो 21 का आंसर ए होगा, आवश्यक नहीं है। Now we have begun to realize that girls education is essential. अब हम यह महसूस करने लगे हैं, अब हम यह महसूस करने लगे हैं कि लड़कियों की शिक्षा एसेंशियल है, यानी आवश्यक है। लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है, हम अब यह महसूस करने लगे हैं। The modern age is the age of awakening. जो मॉडर्न एज है, वह आधुनिक काल जो है, वह अवेकनिंग का काल है। अवेकन मीन्स होता है जागृत करना, अवेकनिंग जागृति, यानी ज्ञान को अब आप सीमित नहीं रख सकते। आप यहां पर एक बाउंड्री जो पहले बना हुआ था, अब वो नहीं है। लोगों में अवेकनिंग आई है, लोग जागरूक हुए हैं, लोगों में जागृति आई है, और अब लोगों की सोच बदली है। लोग यह महसूस करने लगे हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा एसेंशियल है, आवश्यक है। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ अवेकनिंग ऑफ डैश, किनकी किनकी, यहाँ ऑफ करके पर्टिकुलराइज किया गया। मैं अभी तक जनरल की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ खास है अवेकनिंग ऑफ डैश। चर्चा हम किसकी कर रहे हैं इस पैसेज के अंतर्गत? बॉयज की, गर्ल्स की, मेन की, ओल्ड पीपल की। तो इस पैसेज का जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो गर्ल्स है, इसलिए हम 22 में बी सेलेक्ट करें। दे आर ट्राइंग टू कम्पीट, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद मेन। इंपॉर्टेंट ग्रामर जिसे आप अवश्य सीखें। कम्पीट, कम्पीट मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, बराबरी करना। कॉम्पीट वर्ब है। कॉम्पीट का हम नाउन बनाते हैं, कॉम्पिटिशन होता है। इसका हम एडजेक्टिव बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव होता है। एडवर्ब बनाएंगे, कॉम्पिटिटिवली होगा। तो कॉम्पीट विद ए पर्सन, कम्पीट फॉर समथिंग। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, compete with a person, compete for something।
किसी चीज के लिए आप किसी की बराबरी कर रहे हैं, वह चीज फोकस्ड वे में आ रहा है, आप फॉर लगाएं। व्यक्ति आ रहा है, आप विद करें। जैसे यहाँ मेन आया, मेन इसलिए प्रयोग विद का हुआ। तो दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक क्षेत्र में, इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, एट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में ये लड़कियां जो हैं वो पुरुषों को compete कर रही है। दे आर ट्राइंग टू compete विद मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। देयर आर डैश पीपल हु अपोज गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन का अपोज करने वाले डैश लोग हैं। यहाँ मेन के पहले हमें एक डिटर्मिना भरना है। मच है, मोर है, मेनी है, मिया है। आप जानते हैं कि मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मियर मीन्स ओनली होता है, ये मात्रा को व्यक्त करता है, इसलिए आप मियर नहीं सोच सकते। मियर का सिनोनिम मैंने आपको बताया, याद करेंगे। ओनली, मियर हो या मियरली हो, आपको ओनली ही लिखना होगा। मोर किसी से तुलना होती तब लिखा जाता, हम यहाँ लिखे मेनी। देयर आर मेनी पीपल हु अपोज गर्ल्स एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा का विरोध बहुत से लोग करते हैं। They say that the proper sphere of girls is the home. जो अपोज करने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि लड़कियों के लिए अगर कोई प्रॉपर एरिया है, अगर कोई खास उनका स्थान है, तो वह उनका घर है, वह उनका होम है। तो दे आर्ग्यू दैट, इसलिए वे यह तर्क देते हैं कि द मनी स्पेंट ऑन गर्ल्स एजुकेशन इज डैश। अतः उनका यह तर्क होता है कि लड़कियों के शिक्षा पर जो राशि, जो धनराशि खर्च की जाती है वह डैश हो जाता है, वेस्टेड हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है और सिक्योर्ड हो जाता है। तो क्या होगा? वेस्टेड होगा, क्योंकि ये जो जिनकी चर्चा हो रही है नेगेटिव लोग हैं, तो आप वेस्टेड यहाँ फील करें। कंजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना, इसका सिनोनिम प्रिजर्व होता है। कंजर्व का सिनोनिम प्रिजर्व होता है। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचा लेना, कि कहीं से आक्रमण हो रहा हो, ऐसी स्थिति में रक्षा करना प्रोटेक्ट होता है, इसका सिनोनिम डिफेंड होता है। सिक्योर मीन्स होता है प्राप्त करना, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित करना। दो अर्थों में सिक्योर का यूज करते हैं। 24 का आंसर ये होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस सेट का। बिकॉज दिस व्यू इज रॉन्ग, लास्ट में लेखक का अपना निष्कर्ष है। यह व्यू जो है, यह जो अभिप्राय, यह जो मत है, विचार है, जो ओपिनियन है, यह रॉन्ग है, गलत है। बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन, अब एक और ग्रामर का मिस्टेक आपको दिखाऊं, हर जगह प्लुरल यूज किया गया, यहाँ गर्ल्स एजुकेशन लिखा गया, तो यहाँ भी तो प्लुरल के साथ यहाँ भी गर्ल्स एजुकेशन लिखा गया, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। मे बी कि मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई हो। जब हम प्लुरल में लिखते आए हैं तो लास्ट तक लिखेंगे ना, फिर सिंगुलर क्यों करेंगे? बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन कैन ब्रिंग डैश अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, नॉट इन द कंट्री, इन द सोसाइटी। गर्ल्स की शिक्षा जो है, लड़कियों की शिक्षा साइलेंट रेवोल्यूशन ला सकती है समाज में। यानी पुरुषों की शिक्षा जो है ना, वो हल्ला मचा करके लाती है क्रांति, लेकिन गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो साइलेंटली रेवोल्यूशन लाने का काम करेगी, एकदम शांतिपूर्वक, चुपचाप। अब क्या यूज करें? वर्ब ब्रिंग है और इसके लिए प्रेपोजिशन अबाउट है, ऑन है, इन है और ऑफ है, यानी फ्रेजल वर्ब चाहिए एक ठो। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है घटित बनन, घटित होना। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है का कारण बनना, तो यहाँ तो ब्रिंग अबाउट ही होगा, ये रेवोल्यूशन का कारण बनता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग इन मतलब लाना होता है, ब्रिंग ऑन और ऑफ का यूज नहीं होता। ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रिंग राउंड होश में लाना, ब्रिंग फॉरवर्ड अग्रसारित करना, ब्रिंग टू बुक दोषी को सजा देना, ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना, ब्रिंग बैक वापस लेना। ब्रिंग पे इतने सारे हम यूज करते हैं। ब्रिंग आउट सामने लाना, प्रकाशित करना। तो ब्रिंग पे इतने सारे फ्रेजल वर्ब यूज में हैं, मैंने बोला आप लिख करके याद करेंगे। हम लोग एमटीएस 27 को कंप्लीट किए।
इन सभी चीज़ों को आप याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। और जूनियर्स के लिए, जो नए सीख रहे हैं लोग, जो लर्नर्स हैं इंग्लिश के फील्ड में, अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किए हैं, उनके लिए तो यह रामबाण क्लास होता है। जितनी चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप इसे रोज़ याद करें, हर वीडियो को, प्रत्येक दिन एक वीडियो, एक क्लास आपको मिल जाता है। यदि सिर्फ इस क्लास को आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं और याद करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नोट करें, सीखें, ऑनेस्टली आप परयूज करें, स्टडी करें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।